हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी इस वीडियो में हिंदी ग्रामर का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे स्वर। जैसे कि हमने अपनी कल वाली वीडियो में किया था कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने प्रकार हैं, स्वर और व्यंजन हमने ये किए थे, और मूल स्वर कितने होते हैं, कुल स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, स्पर्श व्यंजन कहते कितने हैं और स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण स्थान क्या है, ये हमने अपनी पहले वाली वीडियो में बड़े विस्तार से पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे स्वर और उसके भेद। ठीक है, क्योंकि कल हमने स्वर और व्यंजन पढ़े थे, तो आगे हम अब क्या करेंगे कि पहले स्वर और व्यंजन यानी कि जो वर्णों के भेद हैं, स्वर और व्यंजन, अब आगे उनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, आपको पता है कि जो स्वर है वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, स्वर। ठीक है, अब देखिए, कई शब्द, आज हम वो शब्द पढ़ेंगे जो हमें हमेशा पजल करते हैं, जिनके बारे में हमें ज्ञान तो होता है लेकिन उनकी पहचान नहीं होती। देखिए कैसे, अब हम बोलते हैं, जैसे फर्स्ट मैंने लिखा ध्वनि। अब ध्वनि क्या होता है, मौखिक। देखिए, ध्वनि जो होता है वो भाषा का मौखिक, वर्णों का मौखिक स्वरूप होता है, वो है ध्वनि। क्या, मौखिक। जब हम किसी वर्ण को केवल उच्चारित करते हैं, जब केवल बोलते हैं, तो ध्वनि क्या है, मौखिक रूप है। अब वर्ण क्या है, वर्ण लिखित रूप है, यानी कि जब हम वर्णों को लिखते हैं तो जब लिखा हुआ रूप आता है उसको वर्ण, और जब हम उच्चारण करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ध्वनि। अब देखिए अक्षर, कई हम क्या करते हैं कि अक्षर और वर्ण को एक ही समझते हैं कि वर्ण और अक्षर एक ही होता है। तो आइए आज हम देखेंगे कि वर्ण और अक्षर, ध्यान से सुनिए। और वैसे भी मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि मेरी वीडियो में शुरू से लेके अंत तक एक भी ऐसी कोई वाक्य नहीं होगा जो आपके लिए यूजफुल ना हो, महत्वपूर्ण ना हो। इसीलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। देखिए, आइए हम क्या कह रहे थे कि वर्ण और अक्षर ये दोनों अलग अलग है। अब देखिए कैसे, अब मैंने कोई शब्द लिखा, जैसे मैं कोई शब्द लिख देती हूं, मैंने यहां पे लिख दिया राज कुमार। अब इसमें देखिए वर्ण 1 2 3 4 5, इसमें वर्ण कितने हैं, 5। अब देखिए, ये जो मैंने 5 अभी बोले हैं, जो अलग अलग से मैंने डिफाइन किए हैं, जो आप वर्ण विच्छेद करते हो वही, तो ये कितने हुए, 5। बट अगर आपसे पूछा जाए कि राजकुमार में अक्षर कितने हैं, तो आप ये नहीं कहोगे कि अक्षर भी 5 है, क्यों, अक्षर और वर्ण तो भिन्न होते नहीं, जबकि वर्ण और अक्षर हमेशा जो है भिन्न होते हैं। कैसे, अब मेरी साउंड सुनना, अब मैं बोलूंगी कोई शब्द, वही शब्द राजकुमार, जैसे मैंने बोला राजकुमार, दो, जैसे मैं राज पे थोड़ा, राज बोलने के बाद थोड़ा सा गैप आया, फिर कुमार, राजकुमार। तो अब राजकुमार में कितने अक्षर हुए, 2, एक तो राज और एक कुमार। ये जो 2 शब्द हैं, राज और कुमार, ये क्या है, अक्षर। यानी कि कोई भी, जैसे मैं बोलूं आज तक, तो उसमें अगर हम वर्ण देखें तो 4 हैं आज तक में, लेकिन अगर हम अक्षर देखें तो 2 हैं, और वर्ण देखें तो 4। आज तक 2 ही अक्षर हैं और वर्ण कितने हुए, 4। तो हमारी साउंड, जैसे जहां जितना भी हल्का सा जो गैप आता है बोलने में, उस गैप से पहले और बाद के अक्षर मिलकर बनते हैं वर्ण मिलकर बनते हैं अक्षर, और बिल्कुल अलग अलग जो होते हैं, जो हम वर्ण विच्छेद करते हैं, तो वो क्या होते हैं, वर्ण। इसीलिए हम वर्ण को कभी भी अक्षर नहीं कह सकते।
अगर कई बार एग्जामिनर हमें पजल करने के लिए वाक्य दे देता है, उसने वाक्य दिया माने कि वर्ण में अक्षर हो सकते हैं या वर्ण में अक्षर समा सकते हैं या अक्षर में सभी वर्ण होते हैं, तो आपने यही बात ही ध्यान रखनी है कि जो वर्ण होता है उस वर्ण के अंदर सभी अक्षर नहीं, वर्ण जो है सभी अक्षरों को जो है लिए हुए होता है, यानी कि अक्षर के अंदर सभी वर्ण समाहित होते हैं। आपको अक्षर और वर्ण का जो भेद था वो सही से समझ आया होगा। कैसे कि जो वर्ण होता है उसके बिल्कुल अलग अलग से जब हम उसके टुकड़े करते हैं, एक एक वर्ण को अलग अलग करते हैं, वो वर्ण कहलाता है। और अक्षर को बोलने में जहां भी थोड़ा सा गैप हो, वर्ण में कोई भी शब्द है उसको बोलने में जहां भी हल्का सा गैप आता है वो क्या कहलाता है, अक्षर। जैसे भी मैंने राजकुमार बोला, आज तक बोला, और भी कोई अचानक कोई भी वर्ड आप ले सकते हो, उसमें जब हम उसकी साउंड में जहां जहां में रुकाव और जहां जहां हल्के से रुकते हैं वो अक्षर कहलाता है। बाकी उसमें जितने भी अलग अलग से जब हम उसका विच्छेद करेंगे तो वो सारे क्या कहलाएंगे, वर्ण। अब देखिए, अब मैंने नेक्स्ट लिखा है अर्थ के आधार पर भाषा इकाई। वैसे तो अगर मैं पूछूं कि भाषा की इकाई कितनी है, अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा की इकाई कितनी है, तो भाषा की इकाई होती है 3। उसमें आता वर्ण भी, शब्द भी और वाक्य भी। बट मैंने एग्जामिनर इन छोटी छोटी बातों के साथ ही हमें पजल करता है। क्या उसने अर्थ वर्ड लगा दिया आगे, क्या लिखा कि अर्थ के आधार पर भाषा इकाई कितनी है। अर्थ मीनिंग के आधार पर, तो मीनिंग के अर्थ के आधार पर जो भाषा की इकाई कितनी होगी, शब्द और वाक्य। क्योंकि वर्ण ख ये अकेले अगर हम इसको अलग अलग लिखते हैं तो अलग तो इनका कोई मीनिंग जो है होता ही नहीं, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे हम, अर्थ के आधार पर यानी कि मीनिंग के आधार पर जो है अर्थ भाषा की कितनी इकाई होती है जी, शब्द और वाक्य। समझ आया कि ध्वनि मौखिक रूप, वर्ण लिखित रूप, अक्षर जो हम वर्ड लिखते हैं और उनमें जो हल्का हल्का गैप आता है बोलने में, उच्चारण करने में, उससे भी समझ आ जाता है कि ये अलग अलग जो बोले गए हैं कई वर्णों को जोड़कर बनते हैं अक्षर, ठीक है। तो अर्थ के आधार पर हमने जाना कि शब्द और वाक्य ये इसकी दो भाषा की क्या है, इकाई है। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे स्वर। स्वर का हमें मतलब समझ आ गया कि जो बिना किसी की हेल्प के बोले जाते हैं वो क्या होते हैं जी, स्वर। अब देखिए, जहां फिर हम गड़बड़ करते हैं, वहीं जहां गड़बड़ होने की संभावना ज्यादा होती है, एग्जामिनर जो है वहीं से क्वेश्चन उठाता है। अब हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो स्वर के भेद होते हैं कितने हैं जी, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ठीक है। अब देखिए ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब देखिए ह्रस्व, ह्रस्व का हमने एक ही नाम पढ़ा है ये, जबकि इसके अन्य भी नाम होते हैं, जैसे एक मात्रिक, मूल स्वर, छोटा स्वर। ये तीनों नाम ही किसके हैं, ह्रस्व के। समझ आया कैसे। और इसकी क्या है कि इसको बोलने में कम से कम, जो ह्रस्व स्वर जितने भी होते हैं उनको बोलने में बहुत कम से कम समय लगता है, वो एक मात्रा के होते हैं, इसलिए उनको एक मात्रिक भी बोला जाता है। मूल, वास्तविक, छोटे, क्योंकि उनको बोलने में थोड़ा सा समय लगता है और उनका लिखने का जो रूप है वो भी छोटा होता है, संकुचित होता है, इसीलिए इसके अन्य नाम क्या है, एक मात्रिक, मूल स्वर, छोटा स्वर। इसलिए एग्जामिनर हमें पजल करने के लिए ये भी बोल सकता है कि बताइए कि जो मूल स्वर हैं वो किसे कहते हैं या मूल स्वर होते कितने हैं। आप देखिए मूल स्वर कितने होते हैं, 4। कितने होते हैं, 4। यानी कि बोलने में जिसको बोल के हम देख सकते हैं, वैसे हम रटने की जरूरत नहीं है, वैसे बोल के देख सकते हैं, जैसे अ, ई, उ, री, अ, ई, उ, री, ये चारों क्या हैं, ह्रस्व स्वर। नेक्स्ट देखिए दीर्घ। दीर्घ अपनी पहचान साथ में लेके आया हुआ है। दीर्घ माने बड़ा। बड़ा कौन होता है, गुरु। गुरु लोग वैसे भी पढ़ते हैं, तो बड़ा कौन होता है, गुरु। तो इसका दूसरा नाम क्या है, गुरु, बड़ा। गुरु हमेशा से ही बड़ा होता है, बड़ा। और इसका प्रयोग जो है संधि में भी किया जाता है, तो इसका तीसरा नाम क्या हो गया, संधि।
तो दीर्घ जो स्वर है उसकी क्या क्या नाम है? गुरु, बड़ा और संधि। गुरु, बड़ा, संधि, नाम से पहचान हो रही है। दीर्घ माने भी बड़ा होता है, तो बड़ा, गुरु और संधि इसके क्या है? अन्य नाम है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि किसको कहते हैं दीर्घ? इसको दो मात्रिक भी बोल देते हैं। एक इसका अन्य नाम है दो मात्रिक, यानी कि इसको बोलने में दो मात्राओं जितना समय लगता है। हर्षद स्वर से दोगुना, दोगुना तो जैसे इसमें एक मात्रा है तो इसमें डबल होगी, तो हर्षद स्वर से दो गुना समय लगता है, या तो ऐसे बोल सकते हैं, या दो मात्राओं जितना समय लगता है इसमें दीर्घ स्वर में। ठीक है, ये है बेटा 7। कितने हैं बच्चों? 7। ये भी आपको याद रखनी है कि जो हर्षद स्वर थे वो कितने थे? 4। इनको बोलने में कम से कम समय लगता है। नेक्स्ट है दीर्घ, ये कितने हैं? 7। अ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ, ये आपको याद रखनी है। ये कितने हैं? 7। ठीक है, और कौन? दीर्घ। अब है जी प्लुत स्वर। अब देखिए इसके भी अन्य नाम है, त्रिमात्रिक और शब्द उच्चारण। त्रिमात्रिक, इसमें एक मात्रा, इसमें दो मात्रा और इसमें त्रिमात्रा, यानी कि 3 मात्राओं जितना जो है इसमें बोलने में समय लगता है। और शब्द उच्चारण इसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो उच्चारण बहुत लंबा होता है। जैसे जब बच्चा या कोई भी जो रो रहा होता है, या संगीत कोई गीत गा रहा होता है, तब इसका, या किसी को हम जब पुकारते हैं, वैसे तो जो इसकी शेप है वो एस के आकार की होती है। ठीक है, जब हम किसी को पुकारते हैं, रोते हैं, और जब हम गाना गाते हैं, गीत कोई गाते हैं, तब किसका प्रयोग होता है? प्लुत स्वर का। इन 3 चीजों में इसका जो प्रयोग होता है, रोते हुए, गाना गाते हुए, और किसी को आवाज लगा रहे, किसी को पुकार रहे, तो किसका प्रयोग होता है बेटा? प्लुत स्वर। उसके नाम क्या है? त्रिमात्रिक और शब्द उच्चारण। तो एग्जामिनर कई बार ये वर्ड ना देके, ये नाम ना देके, इनमें से कोई एक नाम दे देगा, जैसे इनमें से कोई, तो आपको इन सब के जो अलग अलग नाम है वो आपको याद रखनी है। समझ आया? तो हर्षद स्वर 1 मात्रा, दीर्घ 2 और प्लुत 3, तो आपने ये याद रखना है। ठीक है बेटा, आगे देखिए जिन और शब्दों में हम पजल होते हैं। अब देखिए अनुस्वार। अनुस्वार जो हम, जिसको हम अंकी बिंदी बोलते हैं, ये इसका चिन्ह है। ठीक है, अनुस्वार का क्या है कि जब केवल नाक के द्वारा उच्चारण, जब ज्यादा ध्वनि जो है, हवा जो है नाक के द्वारा निकलती है, तब कौन से स्वरों में निकलती है? अनुस्वार। यानी कि जिन शब्दों को बोलने में नाक से हवा का प्रेशर, दबाव ज्यादा पड़ता है, तो वो कौन से स्वर होते हैं? अनुस्वार। जैसे हंस, पंजा, पंथ। ठीक है, अब देखिए ये था अनुस्वार जिसमें केवल नाक। अब अनुनासिक। अब देखिए अनुनासिक और अनुस्वार, अनुस्वार, अनुनासिक, इनको थोड़ा सा देखना कि ये लिखने में भी अनुनासिक थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। ये भी हम पहचान कर लेंगे कि अनुनासिक इससे लिखने में थोड़ा सा बड़ा है, तो इसके साथ ज्यादा बड़ा होगा। कैसे कि इसमें जो है नाक और मुंह दोनों से जो है हवा का प्रेशर, दबाव ज्यादा पड़ता है, तो वो कौन से होते हैं? जिन शब्दों में हवा का प्रेशर जो है नाक और मुंह दोनों से पड़ता है, वो क्या होते हैं? अनुनासिक। जैसे आंख, चांद। समझ आया? इसको क्या बोलते हैं? चंद्र बिंदु, और इसको अंकी बिंदी हम बोलते हैं। ठीक है, अनुस्वार में केवल नाक से, और अनुनासिक में नाक और मुख दोनों से। ठीक है, अब देखिए आगत ध्वनि क्या है बेटा? आगत, आगत माने आए हुए, यानी कि हमारे नहीं थे, हमें अच्छे लगे दूसरी लैंग्वेज के और हमने उनको ले लिया, उसको बोलते हैं आगत, आए हुए। तो आगत ध्वनि इसका जो चिन्ह है ये है। अब ये देखिए एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा कि ऐसे उन शब्दों को क्या कहा जाता है जो अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं और ज्यों के त्यों हमारी हिंदी भाषा में लिखे जाते हैं बिना अनुवाद किए। वो कौन से शब्द हैं? आगत। जैसे हम इंग्लिश के जो वर्ड लिखते हैं, अंग्रेजी के जो वर्ड लिखते हैं, उनमें इस चिन्ह का जो है प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर, टॉफी। ठीक है, जो इंग्लिश के, अंग्रेजी के जो वर्ड होते हैं, उन पर हम जिन चिन्हों का यूज करते हैं वो कौन से होते हैं बेटा? आगत। ठीक है, अब है अयोगवाह। अयोगवाह कौन से होते हैं? अंग और अह खाली, अंग और अह कौन से होते हैं अयोगवाह? ये अंग और अह। ठीक है,
अब है विसर्ग। विसर्ग, विसर्ग का चिन्ह ये है, ये आपको पता है, जैसे अतः, प्रत्यय। और इसकी जो विसर्ग की, कई बार ये पूछा जा सकता है कि किन वर्णों की जो साउंड है वो आवाज जो है की तरह होती है। इसकी जो आवाज, बोलने का जो उच्चारण होता है विसर्गों का, किसकी तरह होता है, जैसे अतः, प्रातः, ठीक है, ये होते हैं विसर्ग। अब देखिए पंचमाक्षर। अब देखो पंचमाक्षर कौन से होते हैं, एग्जामिनर क्या पूछ लेगा आपसे, पंचमाक्षर। यानी कि कल वाली वीडियो में हमने पढ़े थे स्पर्श व्यंजन और उनका उच्चारण स्थान हमने बड़े विस्तार से पढ़ा था। तो पंचमाक्षर जो स्पर्श व्यंजन होते हैं उनका जो लास्ट, स्पर्श व्यंजन का जो लास्ट वर्ण होता है, क, ख, ग, घ, अड़, च, छ, ज, छ और य, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध और न। देखिए, हाँ एक ये हो, एक प, फ, ब, भ और मैं। पंच माने पांच। अब जो स्पर्श व्यंजन है क से लेके मैं तक, क वर्ग से लेके प वर्ग तक, ये जो पांचों लास्ट के जो वर्ण होते हैं इनको क्या बोलते हैं बेटा, पंचमाक्षर। क्या बोलते हैं इनको, पंचमाक्षर। ठीक है, किनको बोलते हैं, जो स्पर्श व्यंजन का जो लास्ट वर्ण जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम, पंचमाक्षर। ठीक है, समझ आया। तो एग्जामिनर कई बार ये दे देता है, कई बार इनमें से कोई एक दे दिया, चार ऑप्शन में कोई इनमें से कोई एक दे दिया और आपसे पूछ लिया कि इनमें से बताइए पंचमाक्षर कौन सा है। तो स्पर्श व्यंजन के जो लास्ट वर्ण होते हैं वो कौन से होते हैं, पंचमाक्षर। आप देखिए ताड़न, जात या उक्षिप्त, ये कौन से व्यंजन होते हैं, ये। इनको उक्षिप्त या ताड़न जात क्यों कहते हैं, कि जब इनको बोला जाता है तो हमारी जो जीवा है एकदम से ऊपर उठती है, फिर एकदम से ऊपर उठ के नीचे गिरती है, जिसे ध, एकदम से ऊपर उठी फिर नीचे गिरी, तो ये दोनों क्या होते हैं, ताड़न जात या उक्षिप्त। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट अंतस्थ। अंतस्थ कौन से होते हैं, य, र, ल, व। अंतस्थ कौन से हुए बेटा, यर, ल, व, यर, ल, व, अंतस्थ, यर, ल, व, अंतस्थ। एक दो बार बोलोगे आपको साथ में जो है आपको याद हो जाएंगे। अब देखिए ऊष्म। ऊष्म जो हमारे श हैं, श और स और है, ये किस में आते हैं, ऊष्म में। इसकी क्या ट्रिक बना लेंगे कि इसमें क्या है, श षटकोण है और जो तीनों हमारे तीन प्रकार के जो हमारे श, स और स हैं वो और है साथ में, वो किस में आ जाएंगे, ऊष्म में। अब है नुक्ता, यानी कि क के नीचे जो हमारी ये बिंदी लगती है इसको क्या बोला जाता है, इनको नुक्ता। और नुक्ता वर्ण कितने हैं, 5। जो ये नीचे इनके बिंदी लगती हैं जिन जिन वर्णों के नीचे, उनको क्या बोला जाता है, नुक्ता। और नुक्ता कितनी है, 5। क, ख, ग, क, ख, ग, झ और फ। समझ आया, ये है हमारे नुक्ता। नेक्स्ट देखिए बेटा, आपको समझ आ गया होगा कि अनुसार, जिसमें बिंदी है, अनुनासिक चंद्र बिंदु, इसमें नाक के द्वारा, इसमें नाक और मुख दोनों के द्वारा आगत ध्वनि जो इंग्लिश या अंग्रेजी के जो शब्दों पर लगती है, अयोग व अंग और अह विसर्ग है की तरह इनका जो है उच्चारण होता है, जैसे मैंने लिखा हुआ अतः और प्रातः। पंचमाक्षर हर स्पर्श व्यंजन की लास्ट जो वर्ण होता है, आखिर का जो अंतिम वर्ण होता है वो पंचमाक्षर। ताड़न जात उक्षिप्त जो है ड और ध। अंतस्थ कौन से भी, य, र, ल, व। ऊष्म तीनों प्रकार के जो हमारे श और स हैं और है।
नुक्ता जिनके नीचे बिंदी लगी होती है वो काउंटिंग में कितने होते हैं? 5। समझ आया? एक दो बार आप इसको रिपीट करके देखोगे, आपको ये याद हो जाएंगे। और फिर आप कभी भी एग्जामिनर आपको किसी भी तरह घुमा के ये वर्ण दे तो आप अपना जो है क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, हमेशा आपका जो क्वेश्चन का आंसर राइट होगा। अब हमारे क्या बचे? संयुक्त व्यंजन। क्या बचे? संयुक्त व्यंजन। हमारे संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4। कौन से? और शर, अक्षर, त्रय, जर, शर। अब ये प्रश्न उठता है कि इनको जो है संयुक्त क्यों बोला जाता है, इनको व्यंजन क्यों नहीं बोला जाता? क्योंकि ये जो चारों वर्ण हैं ये हमेशा दो व्यंजनों के जोड़ से उनको मिलाकर जो है बनाए जाते हैं। जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वो दो वर्णों को जोड़कर जो है, दो व्यंजनों को जोड़कर जो है मिलाए जाते हैं। इसमें क्या है? क और श, ट और र, ज और य और श्र, श और र। ठीक है। जब मैं आपको जो आपके पेपर में हमेशा एक या दो क्वेश्चन, 1 या 2 नंबर का आता है, HSSC तो हमेशा देती है 1 नंबर की शब्दकोश के आधार पर जो है इन शब्दों को क्रम में लगाइए। तो वो जब मैं करवाऊंगी तब इनके मैं उच्चारण स्थान बताऊंगी, कहाँ इनका उच्चारण जो स्थान कहाँ है, ये कहाँ इनका जो स्थान कहाँ है व्यंजनों में, ये कहाँ जो है स्टैंड करते हैं, कहाँ इनका स्थान है, और इनके जो विच्छेद हैं वो मैं ये किन कौन से जो है वर्णों से मिलकर बनते हैं ये मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगी। तो आज तो हम केवल जो है स्वर व्यंजन और जो इनको जो जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी को क्या बोला जाता है या उस ग्रुप को क्या बोला जाता है, उस समूह को क्या बोला जाता है, उनके बारे में हमने जो है बेटा विस्तार से पढ़ा। तो हमने पढ़ा ध्वनि, वर्ण, ध्वनि मौखिक है, वर्ण लिखित है, अक्षर जो है वर्ण और अक्षर में भेद होता है। अक्षर जो कई वर्णों को यानी कि जब हम बोलते हैं बोलने में जहाँ रुकावट या थोड़ा सा गैप होता है वो अक्षर, अर्थ के आधार पर शब्द और वाक्य हमने पढ़े हैं। ठीक है। स्वर कितने हैं, उसके स्वर के भेद कितने हैं वो हमने विस्तार से पढ़े। और इन अलग अलग जो ग्रुप बनाए गए हैं उनमें कौन कौन से शब्द आते हैं या वर्ण आते हैं और उनकी क्या क्या पहचान है वो हमने आज विस्तार से पढ़ा है। एक बार आपको ये जरूर अटपटा लगा होगा, लेकिन आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखोगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी और आप इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करोगे। 1-2 बार ही इस वीडियो को देखने से आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो प्लीज अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।